हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है फर्टिलाइजेशन निषेचन। फर्टिलाइजेशन की परिभाषा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मकों का जो संलयन होता है तो उस संलयन को बोला जाता है निषेचन। लेकिन मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि नर युग्मक व मादा युग्मकों की केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। परिभाषा दोनों ही सही है, लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है, यानी कि दोनों की केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। ये बताया था एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट का नाम है हेराल्ड मेनर। हेराल्ड मेनर, ये बताया था हेराल्ड मेनर ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार दो प्रकार के होता है। नंबर 1 बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, तो निषेचन दो प्रकार के, नंबर 1 बाह्य निषेचन, नंबर 2 आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? देखो, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन की क्रिया यदि मादा शरीर के बाहर होती है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि मादा जो शरीर है उसके बाहर यदि निषेचन की क्रिया होती है, मादा शरीर के बाहर यानी कि जलीय माध्यम में यदि निषेचन की क्रिया होती है तो उसे बोला जाता है बाह्य निषेचन। और इसका एग्जाम्पल आप सभी को पता है, पीसीज, वेचर, पीसीज, वेचर और जलीय अकशेरुक प्राणी, जलीय अकशेरुक प्राणी। ठीक है, उसके बाद आंतरिक निषेचन, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, अंदर की तरफ होती है, तो उसे बोला जाता है आंतरिक निषेचन। और आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल है सरीसृप, एवीज, स्तनधारी। सरीसृप, एवीज और स्तनधारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो निषेचन होता है उसकी क्रियाविधि की, कि निषेचन की पूरी प्रोसेस होती कैसे है। और निषेचन की पूरी प्रोसेस को 7 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला पॉइंट आता है, क्रियाविधि का पहला जो पॉइंट है वो आता है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। शुक्राणु अंडाणु तक कैसे पहुंचता है, यह है पहला पद। देखिए, नर युग्मक सभी को पता है कि नर युग्मक शुक्राणु कैसा होता है, गतिशील होता है, लेकिन मादा युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं। मादा युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं। नर युग्मक गतिशील होता है जबकि मादा युग्मक अचल होता है। दोनों युग्मकों का जीवन काल, नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों युग्मकों का जीवन काल जो होता है वो कुछ समय तक ही होता है, यानी कि कुछ घंटों का ही होता है बस। इसलिए जल्दी से शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं। ठीक है, और निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए प्राणियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुकूलन भी पाए जाते हैं, जैसे
बाह्य निषेचन करने वाले जो प्राणी होते हैं, यानी कि जो निषेचन की क्रिया जल में करते हैं, बाह्य निषेचन करने वाले प्राणु बहुत ज़्यादा संख्या में क्या करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में युग्मकों का निर्माण करते हैं। जैसे कि मादा युग्मक बहुत ज़्यादा अंडाणु और नर युग्मक बहुत ज़्यादा शुक्राणु जो है उसको स्रावित करती है। क्यों? क्योंकि निषेचन की क्रिया कहाँ हो रही है, बाह्य माध्यम में हो रही है। इसलिए अनेक युग्मक ऐसे भी होते हैं जो क्या हो जाते हैं, विभिन्न कारणों से नष्ट हो जाते हैं या फिर जल के द्वारा बहकर कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसलिए बाह्य निषेचन करने वाले प्राणी बहुत ज़्यादा युग्मकों का क्या करते हैं, निर्माण। नंबर 2, वे प्राणी जिनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है उनमें नर युग्मक अपने युग्मक यानी कि शुक्राणु को मैथुन की क्रिया के द्वारा मादा जो है उसके जनन मार्ग में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं मैथुन की क्रिया के द्वारा। नंबर 3, अंडाणु का आकार बड़ा होता है। अंडाणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण निषेचन की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये था अपना पहला पॉइंट, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। उसके बाद नंबर 2 पर आता है शुक्राणु व अंडाणु का संपर्क। व निषेचन क्षमता। जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद वो क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है। क्या करता है, संपर्क स्थापित। देखिए, शुक्राणु व अंडाणु के मिलन के पश्चात जब दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक पहुंच जाते हैं, मिल जाते, तो शुक्राणु व अंडाणु के मिलन के पश्चात शुक्राणु व अंडाणु में संपर्क होता है। एक साइंटिस्ट है F.R. लिली। इसके अनुसार अंडाणु और शुक्राणु का मिलन यानी कि संपर्क, अंडाणु और शुक्राणु का संपर्क क्या है, एक रासायनिक क्रिया होती है। एक रासायनिक क्रिया है जिसमें होता क्या है कि जो अंडाणु होते हैं वो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का स्राव करते हैं और शुक्राणु जो होते हैं वो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। और ये प्रोटीन जाति विशिष्ट होती है। मतलब कि जाति विशिष्ट का मतलब कि एक फर्टिलाइजिंग प्रोटीन एक एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन से क्या होती है, मिलती है। जैसे कि एक विशेष फर्टिलाइजिंग प्रोटीन एक विशेष एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन से मिलती है। जैसे ताला चाबी सिद्धांत है कि जैसे कि एक विशेष ताले से एक विशेष, मतलब कि क्या होता है, मतलब कि जो ताला होता है वो खुलता है एक विशेष चाबी से। उसी प्रकार एक विशेष एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन एक विशेष फर्टिलाइजिंग प्रोटीन से संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, और ये जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है वो अंडाणु के कहाँ से सीक्रेट होती है, जोना पेल्यूसिडा से। जोना पेल्यूसिडा जो है उससे क्या होती है, स्रावित। और एंटी फर्टिलाइजिंग कहाँ से स्रावित होती है, एक्रोसोम आप पढ़ के आए हो। एक्रोसोम शुक्राणु का सबसे शीर्ष वाला भाग होता है। ठीक है, तो शुक्राणु की एंटी फर्टिलाइजिंग और अंडाणु की फर्टिलाइजिंग प्रोटीन इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती हैं जैसे कि एक विशेष ताले में एक विशेष चाबी फिट होती है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है इसमें, निषेचन क्षमता क्या होती है।
देखिए हमें लगता क्या है और वास्तव में होता क्या है कि निषेचन की क्षमता स्तनधारी प्राणी जो है उसमें पाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि नर जो होते हैं, नर से निकलने वाले जो शुक्राणु होते हैं, नर से निकलने वाले शुक्राणु क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं परिपक्व, लेकिन वास्तव में वो परिपक्व मैच्योर नहीं होते हैं। देखिए जो वृषण है उससे निकलने वाले शुक्राणु हमें परिपक्व दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में परिपक्व नहीं होते हैं। उनके पास निषेचन की क्षमता नहीं होती है। लेकिन जब मैथुन की क्रिया होती है उस समय ये शुक्राणु जो मादा का जो योनि मार्ग है उसमें क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के पश्चात जो मादा है, मादा का जो जनन मार्ग है उसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं। मादा के जनन मार्ग में विशेष प्रकार की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विशेष प्रकार की एंजाइम्स पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। ये क्या करते हैं, उस शुक्राणु को क्षमता देते हैं निश्चित, मतलब कि अंडाणु को निषेचित करने की, जिसे बोला जाता है निषेचन क्षमता। देखो वास्तव में ये शुक्राणु क्या नहीं होते हैं, वृषण से निकलने वाले शुक्राणु वास्तव में परिपक्व नहीं होते हैं, सिर्फ दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही मैथुन की क्रिया के द्वारा ये मादा के जनन मार्ग में प्रवेश करते हैं तो मादा के जनन मार्ग में विशेष प्रकार की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो इस शुक्राणु को क्षमता देते हैं अंडाणु को निषेचित करने की, और इसे ही क्या बोला जाता है? निषेचन क्षमता बोला जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है इसमें, नंबर 3 पॉइंट पे आता है इसमें एक्रोसोम की क्रिया व भेदन। नंबर 3 पे आता है एक्रोसोम की क्रिया व भेदन। क्या होता है? देखिए शुक्राणु व अंडाणु सबसे पहले क्या हो गए, नज़दीक आए। दूसरी प्रोसेस में क्या हुआ, उनके बीच संपर्क हो गया, मिल गए। अब तीसरी प्रोसेस में क्या होता है, देखो कि शुक्राणु व अंडाणु का जब संपर्क हो जाता है उसके पश्चात एक्रोसोम द्वारा अंडाणु की बाह्य झिल्लियों का विघटन होता है। ये एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम के द्वारा ये अंडाणु है, ये अंडाणु की बाह्य झिल्ली है। इस बाह्य झिल्ली का क्या होता है, विघटन होता है। और ये विघटन होता कैसे है, बस इस प्रोसेस में हमें उसे ही पढ़ना है। तो अपना पॉइंट है एक्रोसोम की क्रिया व भेदन। देखो कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कैसे करता है। देखो सबसे पहले कीट जो होते हैं, कीट और इकाइनोडर्मेट और मछली इनमें होता क्या है कि अंडाणु के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है। ये एग है, इसके चारों तरफ कठोर आवरण होता है, और इन कठोर आवरण में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को बोला जाता है माइक्रोपाइल्स। और इन माइक्रोपाइल्स के द्वारा ही शुक्राणु क्या करता है, इस अंडाणु के अंदर एंटर करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, ये एक भौतिक प्रोसेस है, मतलब कि एक भौतिक क्रिया है। लेकिन सामान्यतः मैंने बताया कि कैसी क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। जैसे एक सी अर्चिन जो है, उसमें क्या होता है, उसके जो शुक्राणु होते हैं, सी अर्चिन के शुक्राणु, वो क्या करते हैं, एक ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करते हैं। शुक्राणु क्या करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करते हैं, और ये ट्रिप्सिन एंजाइम मादा की जो बाह्य जो भित्ति होती है उसको गलाने का काम करते हैं। सी अर्चिन के शुक्राणु ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करते हैं, जो मादा की अंडाणु जो है, मतलब कि अंडाणु भित्ति जो है उसको गलाने का काम करते हैं।
इसके अलावा मेंढक के द्वारा क्या होता है, एक एंजाइम का स्राव होता है प्रोलिन। ये प्रोलिन क्या करता है, मादा का जो एग होता है उसको गलाने का काम करता है। मेंढक के द्वारा किसका स्राव होता है, प्रोलिन एंजाइम का, ठीक है। और स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उसमें अंडाणु के चारों तरफ क्या होता है, कोरोना रेडिएटा होता है। और ये जो कोरोना रेडिएटा होता है इसको गलाने का काम कौन करता है, इसको गलाने का काम करता है एक एंजाइम हाइलुरोडिनेज, जो हमने आपको बताया था शुक्र जनन की क्रिया के दौरान जब शुक्राणु की संरचना पढ़ रहे थे उस टाइम, ठीक है। अब सुनो ये प्रोसेस होती कैसे है। देखो सबसे पहले शुक्राणु के एक्रोसोम की बाह्य झिल्ली फटती है। ये शुक्राणु का एक्रोसोम है और एक्रोसोम की जैसे ही बाह्य झिल्ली फटती है, फटते ही एक्रोसोम कणिका जो होती है, ये एक्रोसोम कणिका है, ये इन झिल्लियों से क्या होती, धीरे धीरे बाहर आने लगती है, ठीक है। बाहर आने के बाद एक्रोसोम की जो झिल्ली होती है, ये एक्रोसोम की जो झिल्ली है ये क्या करती हैं, अंदर की तरफ फलित होती हैं ऐसे, क्योंकि ये तो कहाँ पर आ गया, एक्रोसोम तो बाहर आ गया, और ये क्या होती है अंदर की तरफ क्या होने लगती हैं, वलित होने लगती हैं। ये एक्रोसोम के द्वारा तो एक हार्मोन का स्राव, एंजाइम का स्राव होता है हाइल्यूरोडिनेज। वो क्या करता है, अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद ये झिल्लियाँ क्या होती है, अंदर की तरफ वलित होती हैं और वलित होकर एक, ये हो गई वलित, हो गई अंदर की तरफ वलित, वलित होकर एक नलिकाकार संरचना का निर्माण करती हैं। ये कर लिया, अंदर की तरफ वलित होगी, फिर क्या करती, नलिकाकार संरचना का निर्माण, जिसे बोला जाता है एक्रोसोम ट्यूब, एक्रोसोम नलिका। और एक्रोसोम नलिका क्या करती है, ये जो हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम है उसका स्राव करती है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम ये कोरोना रेडिएटा जो है इसको विघटित कर देता है और विघटित करके एक्रोसोमल ट्यूब कहाँ चली जाती है, अंडाणु जो होती है, अंडाणु की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके संपर्क में आ जाती है। और जैसे संपर्क में आती तो अंडाणु क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, ठीक है। ये था इसका तीसरा पॉइंट। अब नंबर 4 पर, जब अंडाणु एक्टिव हो गया तो उसके अंदर क्या होता है, नंबर 4 अंडाणु क्या हो गया, एक्टिव, तो अंडाणु का सक्रियण, नंबर 4 अंडाणु जब सक्रिय हो गया तब क्या होगी प्रोसेस। देखो जैसे ही एक्रोसोमल ट्यूब अंडाणु के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आती हैं तो अंडाणु के अंदर अनेक उपापचयी क्रियाएं होती हैं, अनेक उपापचयी क्रियाएं होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से अंडाणु का सक्रियण कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः 2 प्रोसेस होती है। नंबर 1, अंडाणु के अंदर पीतक होता है। हमने आपको बताया था कि अल्प पीतकी अंडे होते हैं स्तनधारी के, यानी कि पीतक की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जो भी पीतक इस अंडाणु के अंदर है वो क्या होता है, पूरे अंडे में समान रूप से फैल जाता है, पूरे अंडे में, जिसके कारण अंडाणु कैसा होता है, पीले रंग का दिखाई देता है, पीले रंग का अंडाणु दिखाई देता है। उसके बाद नंबर 2 पर क्या होता है, इसमें निषेचन शंकु का निर्माण होता है, निषेचन शंकु, ये मेन पॉइंट है इसमें पूरी प्रोसेस में। देखो जब अंडाणु का कोशिका द्रव अंदर की ओर वलित होता है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही ये एक्रोसोमल ट्यूब अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आई, आते ही अंडाणु क्या हो गया, एक्टिव, और एक्टिव होते ही इसके अंदर जो पीतक भरा हुआ था वो पूरे अंडे में क्या हो गया, समान रूप से फैल गया, जिसके कारण अंडा कैसा हो गया, पीले रंग का। उसके बाद इसमें निषेचन शंकु का निर्माण होता है। वो निषेचन शंकु का निर्माण कैसे होता है, वो देखो, जब होता कैसे कि कोशिका द्रव, इसके अंदर भरा हुआ द्रव क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव जो है उसके अंदर की ओर, ये कोशिका द्रव इसके अंदर ये पूरा कोशिका जो द्रव है ना वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर एक शंकुनुमा संरचना बनाता है। कोशिका द्रव क्या करता है, एक शंकुनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे बोला जाता है निषेचन शंकु। और निषेचन शंकु क्या करता है, शुक्राणु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। ये निषेचन शंकु क्या करता है,
शुक्राणु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, जिसके कारण शुक्राणु का न्यूक्लियस केंद्रक, क्योंकि एक्रोसोम तो क्या हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि एक्रोसोम का काम क्या होता है, बाह्य भित्ति गलाने का, नष्ट हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और समीपस्थ तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र ही अंडाणु में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और समीपस्थ तारक केंद्र ही क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नंबर 5 वाला पॉइंट आएगा वो बताएंगे आपको बाद में।